आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजेश सर जीके में। आज हम एकीकरण के तीसरे चरण संयुक्त राजस्थान के बारे में चर्चा करेंगे। हमने अभी तक जो पीछे के वीडियो में चर्चा की है वो मत्स्य संघ और पूर्व राजस्थान संघ के बारे में चर्चा की है। आज हम चर्चा करेंगे संयुक्त राजस्थान संघ के बारे में। तो आइए चर्चा करते हैं संयुक्त राजस्थान संघ के बारे में। सबसे पहले हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन बातों पर हम चर्चा कर लेते हैं। तत्पश्चात हम चर्चा करेंगे कि इस चरण के दौरान कौन कौन सी मुसीबतें आई, कौन कौन सी समस्या आई और उन समस्याओं का किस प्रकार निवारण किया गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो बहुत ही पसंद आएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और हम आपके लिए इसी प्रकार अच्छे और प्रयास करते रहेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं संयुक्त राजस्थान यानी कि राजस्थान एकीकरण के तीसरे चरण के बारे में। तो संयुक्त राजस्थान के बारे में अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहला तो हमारा महत्वपूर्ण बिंदु बनता है कि इसका जो उद्घाटन है, संयुक्त राजस्थान का जो उद्घाटन किया गया था वो किया गया था 18 अप्रैल 1948 को। कब किया गया था? तो 18 अप्रैल 1948 को। आपको एग्जाम में सीधा सवाल पूछा जाएगा संयुक्त राजस्थान संघ का निर्माण कब किया गया? तो 18 अप्रैल 1948 को किया गया। तो शुरू के 3 चरण 1948 में हुए थे, ध्यान में रखना। 18 मार्च, 25 मार्च और 18 अप्रैल, शुरू के 3 चरण। तत्पश्चात हम चर्चा करते हैं कि इस संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन करता कौन था, अर्थात किसने इसका उद्घाटन किया था। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, गोडगिल चाचा पटेल। तो चाचा यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, अर्थात नेहरू जी के द्वारा इस चरण का उद्घाटन किया जाता है। ठीक है सर। फिर इसके बाद हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बनता है? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि इस एकीकरण के इस चरण में कौन कौन सी रियासतों को शामिल किया गया था, अर्थात एकीकरण के इस चरण में शामिल रियासतें। तो देखो, अगर हम चर्चा करें तो थोड़ा सा मैं आपको समझाने की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण बातें करने जा रहा हूं, तो आप ध्यानपूर्वक सुनना। कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई थी इन पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको कुछ समझाने का प्रयास कर रहा हूं तो उसे आप समझने का प्रयास करना। ये हो गया अपना राजस्थान, लगभग अपना राजस्थान है। ठीक है सर। तो इसमें कौन सी विशेष बात है? तो देखो, एक तो अपन ने मत्स्य संघ बना के छोड़ा था यहाँ पर, उसको मत्स्य संघ को अलग ही रखो, वो अलग ही मानिए आप। फिर अपन ने यहाँ पर एक संघ बनाया था, ये वाला भाग, ये तो पहला चरण था। ये था दूसरा चरण। यहाँ पर भी 3 रियासतें थी, आपको सबको अच्छे से पता है। तो ये भी कौन सा था? दूसरा चरण। अब तीसरे चरण में जो शामिल होती है रियासत वो थी मेवाड़ रियासत। कौन सी रियासत थी? मेवाड़ रियासत। अब ध्यानपूर्वक सुनना, मेवाड़ रियासत का जो विलय है वो विलय इस पूर्व राजस्थान संघ में किया गया था, अर्थात अब ये जो पूर्व राजस्थान है ये अलग से कोई संघ नहीं है। अब यही संघ क्या बन गया है? हमारा संयुक्त राजस्थान, यानी कि अब ये वाला जो क्षेत्र है ये इतना बड़ा एक संघ निर्माण हो चुका है। और अब आपको पूछे कि भाई एकीकरण के किस चरण में उदयपुर रियासत या मेवाड़ रियासत का विलय किया गया, तो आप क्या बताओगे? राजस्थान एकीकरण के तीसरे चरण में उदयपुर या मेवाड़ रियासत का विलय किया गया था। ठीक है सर। इसके पश्चात महत्वपूर्ण जानकारी तो आपके लिए वही कि राजधानी किसे बनाया गया? संयुक्त राजस्थान की राजधानी कौन सी थी? तो वही जवाब, सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? उदयपुर। तो उदयपुर रियासत ही इसकी राजधानी बनेगी। इसके पश्चात हम राज प्रमुख के बारे में चर्चा करें कि भाई इस संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख कौन बने। तो संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख बनाया गया था महाराणा भूपाल सिंह को। किसे बनाया गया था? महाराणा भूपाल सिंह। ये ध्यान में रखना, आपके लिए महत्वपूर्ण। महाराणा भूपाल सिंह जो कि हमारे एक प्रकार से हम चर्चा करें तो ये भूपाल सिंह जी थे वो अपाहिज थे। हम चर्चा करेंगे ये राज प्रमुख कैसे बने, महाराज प्रमुख कैसे बने, उन सभी तथ्यों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आप तो इतना ध्यान रखिए, अभी तो हम चर्चा करें परीक्षा की दृष्टि से जो हमारे लिए महत्वपूर्ण तथ्य है उनके बारे में। आगे जो महत्वपूर्ण है राज प्रमुख के पश्चात वो बनता है हमारे प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री के बारे में मैंने आपको बताया ही है, सोगो माही। तो शोभाराम कुमावत तो थे आपके मत्स्य संघ के। उसके पश्चात पूर्व राजस्थान संघ के गोकुललाल असावा और माही तो माँ से आपके कौन होंगे? माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन ओवर इंडियन फ्रीडम, या फिर आप ये कह सकते हो राजस्थान के स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन हुए थे उनमें इस माणिक्यलाल वर्मा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हम चर्चा करें माणिक्यलाल वर्मा के बारे में तो जिस समय बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू हुआ था 1897 में, उसी समय 1897 को माणिक्यलाल वर्मा का जन्म बिजोलिया भीलवाड़ा में हुआ था। ये माणिक्यलाल
वर्मा का संबंध राजस्थान के किस जिले से, तो आपको जवाब देना है भीलवाड़ा। माणिक्यलाल वर्मा वही है जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान चर्चा करें तो एक गीत लिखा था जिसका नाम था पंछीड़ा। बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर कि पंछीड़ा गीत, अगर आपको ये पूछा जाए कि पंछीड़ा गीत राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित है, तो आपको एक ही जवाब देना, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। और ये बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान माणिक्यलाल वर्मा ने किसानों के अंदर जोश बढ़ने के लिए लिखा था। इसके अलावा इनका एक दूसरा गीत है अर्जी। अर्जी सीधा सवाल है, अर्जी नामक गीत का संबंध किस किसान आंदोलन से है, तो आप कह सकते हो कि बूंदी के बरड़ किसान आंदोलन से, बरड़ किसान आंदोलन या बूंदी किसान आंदोलन से है। इस समय यहाँ पर एक डाबी हत्याकांड हुआ था। उस डाबी हत्याकांड के दौरान नानक भील जी शहीद हो गए थे और उन्हीं नानक भील जी की याद में, स्मृति में माणिक्यलाल वर्मा ने एक गीत लिखा है जिसका नाम है अर्जी। तो पंछीड़ा और अर्जी दोनों ही गीत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, आप इन दोनों का ध्यान में रखना। माणिक्यलाल वर्मा वही है जिन्होंने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को की थी बलवंत राय मेहता के घर पे। और मेवाड़ प्रजामंडल का जो प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था वो भी बलवंत राय मेहता को बनाया गया था, जो कि आगे चलकर मंत्रिमंडल के सदस्य भी बनेंगे। तो आपको पूछा जाए संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया, तो माणिक्यलाल वर्मा को किया गया था। तो राजधानी हो गई, शामिल रियासतें हो गई। देखो शामिल रियासतों में एक चीज़ आप ध्यान में रखना, पहले तो कितनी रियासतें मिली की थी अपन ने, तो 9 रियासतें मिली की थी पूर्व राजस्थान संघ के अंदर और 2 ठिकाने मिलाए थे। अब इन्हीं 9 रियासतों और 2 ठिकानों के अंदर एक रियासत और मिल गई, कौन सी, उदयपुर रियासत। तो उदयपुर रियासत मिलते हैं, टोटल रियासतें कितनी हो गई, 10 रियासतें हो गई। कितनी, 10 रियासतें। और ठिकाने कितने हो गए, 2 ठिकाने हो गए। तो अगर आपको यह पूछा जाए कि संयुक्त राजस्थान में कुल कितनी रियासतों का विलय किया गया था, तो संयुक्त राजस्थान में कुल 10 रियासतों का विलय और 2 ठिकानों का विलय किया गया था। तो ये चीज़ें भी आप ध्यान में रखना, यानी कि अब ये वाला क्षेत्र, यह 10 रियासतें और 2 ठिकाने वाला क्षेत्र था, वो इस संयुक्त राजस्थान के रूप में अस्तित्व में आया था। माणिक्यलाल वर्मा के पश्चात अगर हम चर्चा करें कि और हमारे लिए महत्वपूर्ण कौन कौन से महत्वपूर्ण, अगर हम चर्चा करें कि भाई इस मंत्रिमंडल में और किन किन को शामिल किया गया था, तो गोकुलाल असावा को शामिल किया गया था, भूरेलाल भैया को शामिल किया गया था, मोहनलाल सुखाड़िया, भोगीलाल पांड्या, अभिन हरी, ब्रज सुंदर शर्मा, इन जैसे हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हुए थे उनको इस मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। अब आगे अगर हम चर्चा करें कि इस क्षेत्र, ये जो हमारा ये वाला जो क्षेत्र है, अब संयुक्त राजस्थान तैयार हुआ है, इसका कुल क्षेत्रफल कितना था, तो इसका कुल क्षेत्रफल था, आपके ध्यान में रख लेना, रखो तो, इसका जो कुल क्षेत्रफल था वो था आपके 29,777 वर्ग मील, 29,777 वर्ग मील। इसके पश्चात जनसंख्या के बारे में चर्चा करें कि जनसंख्या कितनी थी इस संघ की, तो 42,60,918 इस संयुक्त राजस्थान की जनसंख्या थी। और इस संयुक्त राजस्थान संघ की जो वार्षिक आय थी वो लगभग, अगर हम चर्चा करें तो 3,16,00,000 थी, या आप ये कह सकते हैं 316 लाख इसकी वार्षिक आय थी। तो ये तो हो गई हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण जानकारी। अब हम आगे चर्चा करते हैं कि मेवाड़ रियासत आखिर हमारे इस संयुक्त राजस्थान संघ में विलय कैसे हुई। अपन ने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि रियासती सचिवालय या रियासती विभाग ने भी आमंत्रित किया था पूर्व राजस्थान संघ में उदयपुर रियासत को सम्मिलित होने के लिए, लेकिन उस समय रामामूर्ति और भोपाल सिंह ने अपने 1300 वर्ष पुराने अपने राजवंश को भारत के मानचित्र पर अपना अस्तित्व समाप्त नहीं करना चाहते। तो फिर ऐसी क्या कौन कौन सी समस्याएं आ गई कि महाराणा भोपाल सिंह को विलय करना पड़ता है हमारे राजस्थान के अंदर। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि क्या क्या हुआ था। तो उसके पश्चात बूंदी के बहादुर सिंह भी गए थे महाराणा जी को शामिल होने के लिए, इनविटेशन देने के लिए, लेकिन उस समय भी उन्होंने मना कर दिया था। तो अब आगे हुआ क्या, देखो, जब महाराणा भोपाल सिंह के द्वारा संघ में शामिल होने के प्रस्ताव को सिरे से ही खारिज कर दिया जाता है, तब मेवाड़ प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं के द्वारा इस बात का घोर विरोध किया जाता है। और माणिक्यलाल वर्मा, जो कि मेवाड़ से संविधान सभा में शामिल हुए थे, उन्होंने दिल्ली में एक वक्तव्य कहा था। उन्होंने कहा था कि मेवाड़ की 20 लाख जनता के भाग्य का फैसला अकेले महाराणा भोपाल सिंह और उनके प्रधानमंत्री सर रामामूर्ति नहीं कर सकते। और इस बात से ये स्पष्ट हो गया था कि मेवाड़ प्रजामंडल है वो मेवाड़ का अपना अस्तित्व समाप्त कर और राजपूताना प्रांत का एक अंग बनाना चाहता था। और प्रजामंडल के जो समाचार पत्र थे, उन समाचार पत्रों में अगर विशेष रूप से चर्चा करें तो मेवाड़ प्रजामंडल का समाचार पत्र था जिसका नाम था मेवाड़ प्रजामंडल पत्रिका। और इस मेवाड़ प्रजामंडल पत्रिका के 8 मार्च और 15 मार्च 1948 ईस्वी के जो समाचार पत्र प्रकाशित किए गए थे, उनमें मेवाड़ को प्रस्तावित संघ में विलय करने की मांग का जबरदस्त समर्थन किया जाता है। लेकिन महाराणा अपने
अपने अड़ियल रवैये पर अड़े रहते हैं, तो फिर कैसे विलय किया गया? तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इसके पश्चात प्रजामंडल और भूपाल सिंह, या आप ये कह सकते हो मेवाड़ सरकार और प्रजामंडल के मध्य इतने गतिरोध उत्पन्न हो जाते हैं कि उन क्या क्या गतिरोध उत्पन्न हुए थे, इन सब पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन वो करेंगे हम मेवाड़ प्रजामंडल जब पढ़ेंगे उस समय चर्चा करेंगे क्या क्या गतिरोध उत्पन्न हुए थे। ये कह दीजिए कि मेवाड़ प्रजामंडल के द्वारा भूपाल सिंह के ऊपर इतना दबाव बनाया जाता है कि भूपाल सिंह इन समस्याओं से निकलने के लिए अंत में अपने प्रधानमंत्री और स्वयं दोनों ये निर्णय लेते हैं कि हमें विलय कर देना चाहिए। इसी के प्रयास में कहा जाता है कि सर रामामूर्ति 23 मार्च 1948 को, कब 23 मार्च, यानी कि अपने पूर्व राजस्थान संघ का अपन ने उद्घाटन कब किया था? 25 मार्च को किया था, लेकिन ये बात है 23 मार्च की, जो मैंने कल नहीं बताई थी, मैंने यहीं पर बताना उचित समझा, तो आप ध्यानपूर्वक सुनते रहना। तो पूर्व राजस्थान संघ के उद्घाटन से 2 दिन पूर्व 23 मार्च 1948 को मेवाड़ को संयुक्त राजस्थान में शामिल करने के अपने इरादे की सूचना भारत सरकार को रामामूर्ति के द्वारा भेजी जाती है। सर रामामूर्ति दिल्ली के लिए प्रस्थान होते हैं और वहां जाकर भारत सरकार को कहते हैं कि हमारी उदयपुर रियासत को भी पूर्व राजस्थान संघ में शामिल किया जाए, और जो ये आपने उद्घाटन की डेट रखी है 25 मार्च, इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए। लेकिन कोटा महाराव कहते हैं कि प्रक्रिया और उद्घाटन की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है, तो ऐन वक्त पर कार्यक्रम में परिवर्तन करना संभव नहीं है, तो हम चाहते हैं कि आप अगले चरण में सम्मिलित हो जाना, अभी तो हमें आप 25 मार्च को उद्घाटन करने दीजिए। अब रामामूर्ति के द्वारा रियासती सचिवालय के समक्ष 3 शर्तें रखी जाती है भूपाल सिंह की तरफ से। वो 3 शर्तें आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्या होता है कि आजकल के जो हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न है उसके अंदर कथन दिए जाते हैं, 3-4 कथन दिए जाते हैं और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें, सही विकल्प का चयन करें, इस प्रकार से पूछ लिया जाता है। तो आप इन थोड़ी सी 3 शर्तों का विशेष रूप से ध्यान में रखना, और इन्हीं 3 शर्तों में अगर हम चर्चा करें कि भूपाल सिंह और सर रामामूर्ति के द्वारा क्या क्या कौन कौन सी शर्तें रखी जाती है, तो इसके अंदर सबसे पहली शर्त क्या रखी गई थी, तो ध्यानपूर्वक सुनना। इसमें सर्वप्रथम शर्त रखी गई थी कि महाराणा भूपाल सिंह को ये जो राज प्रमुख का पद है, कौन सा राज प्रमुख का पद, ये राज प्रमुख का पद वंशानुगत दिया जाए, अर्थात भूपाल सिंह की मृत्यु के बाद में उसका पुत्र होगा वो अगला राज प्रमुख बनेगा। पहली शर्त तो ये रखी जाती है, अगर शर्तें ध्यान में रखनी है आपको, पहली शर्त ये रखी जाती है। दूसरी शर्त ये रखी जाती है कि महाराणा भूपाल सिंह को पेंशन, या आप ये कह सकते हैं कि महाराणा भूपाल सिंह को वार्षिक प्रिवी पर्स, जो कि आप किताबों में पढ़ते हैं प्रिवी पर्स के नाम से, या आप ये कह सकते हैं पेंशन, तो महाराणा भूपाल सिंह को वार्षिक 20 लाख की पेंशन दी जाए। दूसरी शर्त इन्होंने ये रखी। अभी हम चर्चा करेंगे कि भाई इन शर्तों के दौरान कौन कौन सी समस्याएं और रियासती विभाग ने किस प्रकार इसका निवारण किया था। तीसरी शर्त इसमें रखी गई थी कि उदयपुर को राजधानी बनाया जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। महाराणा के इन शर्तों के बदले में रियासती सचिवालय के द्वारा क्या कहा गया, क्या क्या बातें मानी गई, तो ध्यानपूर्वक सुनना। रियासती सचिवालय ने कहा था कि देखो भाई जी, राजतंत्र समाप्त कर रहा और लोकतंत्र लेके आ रहे हैं तो हम आपसे ये जो शर्त है वंशानुगत, ये वंशानुगत वाली शर्त हम नहीं मानेंगे। हाँ, आप महाराणा भूपाल सिंह जी आप आजीवन राज प्रमुख रहेंगे, जब तक आप जीवित हो तब तक आप राजस्थान के क्या रहोगे, राज प्रमुख रहोगे। अब अगली समस्या थी वार्षिक 20 लाख। महाराणा भूपाल सिंह ने पेंशन के रूप में वार्षिक 20 लाख रुपए की मांग की थी, लेकिन रियासती सचिवालय का एक नियम था कि किसी भी रियासत के शासक को 10 लाख से अधिक पेंशन नहीं दी जाएगी। तो रियासती विभाग ने निर्णय लिया कि महाराणा को 10 लाख रुपए तो वार्षिक पेंशन के रूप में दिए जाएंगे और 5 लाख रुपए राज प्रमुख के पद के भत्ते के रूप में दिए जाएंगे, तथा जो और 5 लाख रुपए बचे हैं ये 5 लाख रुपए वार्षिक मेवाड़ के राजवंश की परंपरा के अनुसार धार्मिक कृत्यों के खर्च के लिए दिए जाएंगे। और इस प्रकार से इस 20 लाख की जो समस्या थी, जो शर्त थी, इसे पूरा किया जाता है और उदयपुर को संयुक्त राजस्थान की राजधानी स्वीकार कर लिया जाता है। और इस प्रकार से महाराणा भूपाल सिंह के विलय पत्र पर 11 अप्रैल 1948 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर देते हैं और इस का उद्घाटन किया जाता है कब, 18 अप्रैल को।
अब देखिए, मैंने कल जब आपका जो पिछला वीडियो डाला था एकीकरण के दूसरे चरण पूर्व राजस्थान संघ का, जो मैंने आप पीछे वीडियो डाला था, उस वीडियो में मैंने आपको एक बात बताना भूल गया था। आप अपने दिमाग में रखना, याद रखना, एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बांसवाड़ा का शासक था जिसका नाम था चंद्रवीर सिंह। बांसवाड़ा के शासक का क्या नाम था एकीकरण के समय? तो नाम था चंद्रवीर सिंह। चंद्रवीर सिंह ने बात कही थी। चंद्रवीर सिंह ने कहा था, जब ये चंद्रवीर सिंह, बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह को हस्ताक्षर करने के लिए कहा जाता, विलय पत्र राजस्थान संघ के या भारत के विलय पत्र पर जब हस्ताक्षर करने के लिए कहा जाता, तब चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि किस रियासत के शासक ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय ये कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, तो चंद्रवीर सिंह, जो कि बांसवाड़ा के शासक थे। अब देखिए, ये तो थी आपकी चर्चाएं एकीकरण के तीसरे चरण से महत्वपूर्ण चर्चाएं। अगर मैं अभी चौथे चरण के बारे में चर्चा करूंगा तो शायद वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी है। तीसरे चरण के बारे में, संयुक्त राजस्थान के बारे में जो तथ्य आपके सामने समक्ष रखे गए हैं, ये सभी के सभी तथ्य आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जो वृहद राजस्थान है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक हमने इस वाले भूभाग का एकीकरण किया, और ये मत्स्य संघ है, वो अभी भी अलग से एक मत्स्य संघ है जिसे इन भविष्य के अंदर राजस्थान या उत्तर प्रदेश में जिसका विलय किया जाएगा, और उसी की हम चर्चा करेंगे पांचवें चरण के अंदर जब हम संयुक्त वृहद राजस्थान पढ़ेंगे। अब देखिए, आगे आपको और क्या ध्यान में रखना है, तो आपको पंचेड़ा, अर्जी, माणिक्यलाल वर्मा, इनका भी विशेष रूप से ध्यान में रखना है एग्ज़ाम की दृष्टि से। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूँ कि आपको राजस्थान एकीकरण का जो मैंने भाग चौथा है, ये आप सभी को समझ में आया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और भी आपके बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों को हम साझा करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपका जो दिन है वो वाकई में आज का दिन आनंदमय रहा हुआ होगा। तो आप अपने फ़र्ज़ को पूरा कीजिए, हम आपका पूर्ण सहयोग करेंगे। धन्यवाद आपका।